नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस और हिंदी दोनों के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लाए हैं मिक्स में। आपके यूपी स्पेशल से भी कुछ हैं, कुछ आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं और इसमें आप अपना लेवल चेक ज़रूर करें। तो अभी तक आपका हिंदी का प्रैक्टिस चल रहा था, तो ये मिक्स वाला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको कुछ नए नए क्वेश्चन जीके जीएस के भी मिल जाएंगे, जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें लाइक करके, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो भी वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास हाल पहुंचता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, ये थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, वर्ष 2020 में किस हिंदी साहित्यकार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, कभी भी पूछ सकते हैं वो, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड है ये। तो शरद मिश्र, नासिरा शर्मा, ममता कालिया और शरद पगारी, तो किसको मिला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। किनको? शरद पगारी को मिला था 2020 का हिंदी साहित्यकार का व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन है, ये आपका समाज से रिलेटेड है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो आपको बताना है गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा। किसमें? गगनचुंबी, क्योंकि रेखांकित यही शब्द है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताते रहें कि कैसा लग रहा है, क्या कितने आपके क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं, तो आप ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप ज़रूर बताएं। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और जिसको भी यही जो भी और किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी के बाकायदा पूरे टॉपिक देख सकते हैं। तो जीके जीएस के भी आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो छंद शास्त्र के जो 3 वर्ण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गति, गण, यम, नियम। इन चारों में से जो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गण। तो उसके जो 3 वर्णों का समूह होता है उनको क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। आप गण से ऐसे भी याद रखते सकते हैं कि गण क्या होता है? एक समूह ही होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो आपको इनमें से बताना है, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और एकांत संगीत। इन चारों में से कौन सी ऐसी है जो धर्मवीर भारती की नहीं है? मतलब इनमें से 3 ऐसी हैं जो धर्मवीर भारती जी की हैं। तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन धर्मवीर भारती जी की हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकांत संगीत। एकांत संगीत आपका जो धर्मवीर भारती जी की हैं इनकी नहीं है, जबकि कनुप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष ये तीनों धर्मवीर भारती की जो है वो रचना आपकी कई रचना है। आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। इसमें देख रहे होंगे आप कि एकांत संगीत है जो वो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की जो है वो कविता है एक। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन की भी जो इम्पोर्टेंट हैं ये दी गई हैं रचनाएं। तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। ये इम्पोर्टेंट हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। इनको आप नोट डाउन जरूर कर लें एक जगह। तो ये आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। ये धर्मवीर भारती जी की भी हैं। कहानी संग्रह है इनका मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। काव्य रचना है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी। इनका उपन्यास है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ये भी किसकी? धर्मवीर भारती की हैं। और ये क्या है? उपन्यास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको इम्पोर्टेंट है इसलिए आप नोट डाउन जरूर कर लें सभी को, धर्मवीर भारती जी की और हरिवंश राय बच्चन जी की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मुदित महीपद मंदिर आए, सेवक सचित सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप जरूर बताएं। इसमें यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास, इन चारों में से क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं मुदित में माँ, महीपत में माँ, मंदिर में माँ। इसमें माँ वर्ण की जो है वो आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। नंबर 4 इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे बैठा नहीं जाता है कौन सा वाच्य है?
तो इसमें कौन सा वाक्य से आपके 100% जो है वो एक क्वेश्चन आपका जो है वो आएगा ही आएगा। तो आप ज़रूर जाके देख लें, वाक्य को बहुत आसानी से समझाया है वीडियो में। तो इससे बैठा नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य, आपका सही हो जाएगा। नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मुहावरे से पूछा गया है। सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए। तो आपको बताना है प्राण सूख गए रेखांकित शब्द का मुहावरे का अर्थ। तो प्राण सूख गए का मतलब क्या होता है, साहसी होना, नज़दीक जाना, बड़ी मुसीबत आना, बहुत डर जाना। तो ये तो ज़्यादातर लोगों के क्या है, कुछ अलग सोच लो तो भी गलत होते हैं, वरना ये ज़्यादातर सही हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत डर जाना। प्राण सूख गए मतलब बहुत डर जाना। नंबर 4 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अखरावट के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएगा ये अखरावट के, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो अखरावट किसकी रचना है, ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है ये। नंबर 4 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब किसकी हैं, जायसी जी की हैं। तो इनको ज़रूर नोट डाउन करते जाएं आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। तो इस समय श्याम आता होगा, ये कौन सा है आपका संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान। तो ये क्या है, इसमें संभाव्य, एक तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें वर्तमान काल है, लेकिन कौन सा वर्तमान काल है इसमें, संभाव्य या फिर संदिग्ध, इन दोनों में। ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, आप समझदार हैं। इसमें कन्फ्यूजन होगा पहले में और तीसरे में। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, एक संदिग्ध है। नंबर 3 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसको कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो जिससे पास या दूर का बोध होता है, यह किताब मेरी है, वह घर मेरा है, यह है मेरा भाई है। तो ये कौन सा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसका नंबर 2 सही हो जाएगा कि यह किताब मेरी है, मैं बताऊंगा तो ये निश्चय हो जाएगा एक। तो क्या हो जाएगा, एक निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया है। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है पुस्तक, वजन, शनि या घड़ा। घड़ा टूट गया, शनिदेव आ गए, वजन कर लिया, जबकि पुस्तक पढ़ ली। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगी। नंबर 1 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा पुस्तक। आपको जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना हो तो उसमें वाक्य प्रयोग करके देख लें, तो आपको इसका 100% सही जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्रिया से पूछा गया। लड़का खूब हंसता है, वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो इसमें कौन सा भेद हो जाएगा, वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो क्या होगा, यौगिक क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया या सहायक क्रिया। तो इसमें पूछा गया कि जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है। तो हंसना कौन सा, हंसता में कौन सी क्रिया है ये बताना है आपको। कौन सी हो जाएगी, इसके जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कृदंत क्रिया। कौन सी हो जाएगी, कृदंत क्रिया। आपको पता है कि जब मूल क्रिया में आप प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनती है वो कृदंत क्रिया बनती है। तो हंस जो है वो है मूल क्रिया, इसमें ता प्रत्यय जुड़ गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगी आपकी कृदंत क्रिया। इसका नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसके बिना कार्य संभव न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो आवश्यक, आविष्कार, अनिवार्य या सहायक। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा अनिवार्य हो जाएगा इसका नंबर 3। जिसके बिना कार्य संभव न हो मतलब वो क्या है, अनिवार्य चीज़ है या अनिवार्य व्यक्ति कुछ भी हो। तो इसका नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लें। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की विषय वस्तु मतलब थीम क्या थी। तो विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसमें होम्यो परिवार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, एक्वायरिंग रिसर्च प्रोफिशिएंसी, होम्योपैथी वन हेल्थ वन फैमिली, एडवांस होम्योपैथिक एजुकेशन। इन चारों में से क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगी आपकी होम्योपैथी वन हेल्थ वन फैमिली। नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप जरूर नोट डाउन कर लें। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम है होम्योपैथी वन हेल्थ वन फैमिली। अगला क्वेश्चन है आपका, कीथम झील से पूछा गया है कि कीथम झील कहाँ स्थित है आपकी। तो आपको बताना है कीथम झील कहाँ पर आ जाएगी आपकी।
तो कीथम झील कहाँ है आपकी? ये आपकी हो जाएगी आपकी आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में स्थित है आपकी कीथम झील। तो इसका नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? तो पेट्रोलियम, कृत्रिम गैस, कोयला, यूरेनियम, इनमें से किसको जो है वो तरल सोना कहा जाता है? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किसका? इसका पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। तो ये नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी के हम बहुत जल्दी आपके जो है वो पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपका समय भी वेस्ट ना हो और आप इसमें टिक भी कर सकें कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सही करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विभाग नगर निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यूपी स्पेशल से भी, तो इनको जरूर नोट डाउन करते जाएं। यूपी उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विभाग निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में स्थित है। नंबर 1 इसका जो सही है वो सही आंसर हो जाएगा। आप इनको एक जगह एक कॉपी पर जरूर नोट डाउन करते जाएं, जितने भी ये क्वेश्चन हैं जो गलत हो रहे हैं आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उड़ीसा। तो इसमें कौन से राज्य में बॉक्साइट सबसे प्रमुख उत्पादक होता है भारत में? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें उड़ीसा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा आपका संविधान से भी। इनमें से किस अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अनुच्छेद आपका जो है वो समानता का अधिकार देता है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कृषि के क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध है। तो भारत की कृषि के क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? खनिज पदार्थ, नारियल उत्पादन को, बागवानी को, या काजू की खेती को। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में आप ज़रूर बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं 24 क्वेश्चन होंगे, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके जो हैं वो सही हुए हैं। 25 क्वेश्चन है। 25 में से आपके कितने जो हैं वो सही हुए हैं वो ज़रूर बताएं आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बागवानी। भारत में किसी क्षेत्र में बागवानी को स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व देश। आपका क्वेश्चन है ब्रिक्स देशों में किस देश की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो किस देश की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ब्राज़ील, रूस, भारत या चीन। तो इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। जो रूस है वो ब्रिक्स देशों में इनमें जो शिशु मृत्यु दर है वो रूस में सबसे कम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोटो जीपी भारत का 2025 संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये बहुत करंट की मान लीजिए आप, इनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर 1-2 पूछे जाएंगे। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट, मुंबई रेसिंग ट्रैक, पुणे जिग व्हील्स स्पीडवे। तो किस में जो है आपका मोटो जीपी भारत का 2025 का जो संस्करण है वो आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। नंबर 1 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विकेंद्रीकरण है और प्रशासनिक सुधार आयोग है उसका गठन कब किया? 1985, 95, 2005, 2015। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1995 में। 1995 में भारत सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई? तो बताना है आपकी भारत ने अपने संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया है, ये पूछा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कैबिनेट प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, समवर्ती सूची। तो क्या लिया गया है ब्रिटेन से भारतीय संविधान में? तो ये यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। आप जरूर याद कर लें कि किस देश से भारत में संविधान में क्या क्या लिया गया है। आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो आपके जो है वो ब्रिटेन से क्या आपकी कैबिनेट प्रणाली जो है वो ली गई है। आपकी नंबर 2 इसके जो सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये बाकी के 3 ये कहाँ से लिए गए हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या फिर असम। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, आप ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम। तो आपको ज़रूर इसका जो आंसर है वो सिक्किम सही हो जाएगा, लोसांग उत्सव। तो आपको उत्सव भी याद रखने हैं कि किस राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, किस में महत्वपूर्ण उत्सव हैं, और कहाँ के किस आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है कि किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो वर्ष है कब लागू हुआ था? तो कब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1970, 72, 73 या 71। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1972 में जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो लागू। ये जो आपके 25 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इनमें से ज़रूर बताएं, 24 में से 24-25 जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इनमें से आपके कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। आप इनमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आप क्या है कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपके कितने सही हो रहे हैं या क्या आपको ज़रूरत है। आप अपने जो मन के भाव हैं वो ज़रूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं वो आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको प्रैक्टिस सेट से इनसे। तो आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। और आपके सामने जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, जब तक मैं आपके सामने नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।